जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। हम लोग जीके जीएस के 500 महाकुंभ के सीरीज की चर्चा कर रहे हैं। उस सीरीज में आज ये दूसरा दिन है। पहले दिन 20 प्रश्नों की श्रृंखला को हल किया जा चुका था। आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी हम लोग 20 प्रश्नों को हल करेंगे जीके जीएस के, जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। वो प्रत्येक एक दिवसीय परीक्षा के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, किसी भी प्रश्न पत्र के लिए अति महत्वपूर्ण जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न का। आज का पहला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक या फिर अपघटक। तो आपने कहा कि भाई खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं कि द्वितीयक उत्पादक होते हैं कि तृतीयक उत्पादक होते हैं या फिर अपघटक होते हैं। ध्यान समझिएगा, खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उत्पादक। क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक। अब ध्यान समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो भी चीज़ें पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे जो हैं वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन का निर्माण करते हैं, तो उन्हें उत्पादक कहा जाता है। जबकि इनसे भोजन प्राप्त करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, या तो फिर कह लीजिए इनको शाकाहारी कहते हैं। शॉर्ट भाषा में समझिएगा कि शाकाहारी जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, जो प्राथमिक उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उनको द्वितीयक उत्पादक यानी मांसाहारी कहते हैं। अब मांसाहारी से जो अपना जीवन भोजन प्राप्त करते हैं उनको तृतीयक उत्पादक। इसी प्रकार से आगे क्रम बढ़ता है और जो अंतिम कड़ी इस श्रृंखला में होता है उसको हम कहते हैं अपघटक। क्या होता है? अपघटक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, साइटोकाइनिन क्या होता है? साइटोकाइनिन पादप एंजाइम होता है, जंतु हार्मोन होता है, जंतु एंजाइम होता है या फिर पादप हार्मोन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पादप हार्मोन। क्या हो जाएगा? पादप हार्मोन हो जाएगा। कह रहे हैं कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? पादप वृद्धि हार्मोन होते हैं। पादप वृद्धि हार्मोन होते हैं। और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। कोशिका विभाजन में मदद करता है और ये मुख्य रूप से कोशिका वृद्धि और विभेदन में शामिल होते हैं। क्या होते हैं? विभेदन में शामिल होते हैं। चलिए आगे कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अब चूंकि कोशिका की बात आई है तो कोशिका यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेल। तो सेल की खोज किसने करी थी भाई? रॉबर्ट हुक ने करी थी। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। और सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल। और आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधे घर गैस, शुद्ध हिंदी इन्होंने लिख लिया, बात समझिएगा, हरित गृह गैस कहते हैं जिसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट कह लीजिए इसको। कौन सी गैस जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है? ध्यान समझिएगा, ग्रीन हाउस गैस के लिए एक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं, एक N2O नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, और CH4 यानी मीथेन जिसको बोलते हैं। ये तीनों के तीनों उत्तरदायी होते हैं। लेकिन SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 जो होता है वो हरित गृह गैस नहीं होता है, मतलब इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता है इसमें। अगर इसमें भी कहते हैं कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस प्रमुख होता है तो आप कहते हैं CO2। कौन सा भाई? CO2 जो होता है एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होता है। ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जड़ से, पत्ती से, तना से या फिर बीज से? कॉफी जो होती है पौधे के बीज से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था भाई? पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। कॉफी एक उत्तेजक पेय पदार्थ होता है जो कॉफी नामक पेड़ के भुने हुए बीजों से निर्मित किया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन होने के कारण वह हल्के उद्दीपक सा प्रभाव डालता है। तो कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है भाई? तो आपने कहा कॉफ़ी जो होता है वो बीज से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पादपों में ऑक्सीजन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ पाई जाती है? तो पादपों में वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में, केवल जाइलम तथा फ्लोएम में, पत्तियों में या उपरोक्त सभी में? तो ध्यान समझिएगा, पादपों में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है सबसे अधिक सांद्रता उनके वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में पाई जाती है। यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में सबसे अधिक सांद्रता
पाई जाती है। अप्रकाशित भाग यानी जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचता है उसमें ऑक्सीजन का संश्लेषण प्रकाशित भाग की तुलना में अधिक हो जाता है। इसी कारण पादप अथवा पेड़ पौधों की शाखाएं जो होती हैं वो प्रकाश की ओर मुड़ जाती हैं। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वृद्धि करने वाले शीर्ष में सबसे अधिक सांद्रता होती है। अगला प्रश्न कह रहे हैं स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है। बचपन से पढ़ते आए हैं स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण से होता है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इससे अदर फैक्ट्स के भी डिस्कशन कर लेते हैं। स्कर्वी रोग जो होता है उसका प्रभाव क्या होता है। स्कर्वी रोग एक ऐसा रोग होता है जिसकी वजह से शरीर का जो घाव होता है वो आसानी से नहीं भरता है, उसे स्कर्वी रोग बोलते हैं और यह विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। अब विटामिन डी के देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में विटामिन डी की बात कर रहे हैं तो विटामिन डी का कमी से रिकेट्स रोग होता है जिससे हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं। विटामिन के जो होता है उसकी कमी से चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है जिससे ब्लड का रिसाव बंद नहीं होता है, विटामिन के की कमी से। इसके बाद विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए जो होता है उसकी वजह से, उसकी कमी की वजह से हमें जो है कि रतौंधी रोग होता है जिससे रात में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। तो आपने कहा विटामिन सी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी रोग। हमारे प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जरा सा इनके साइंटिफिक नेम का, वैज्ञानिक नेम। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का क्या होता है भाई, विटामिन के का होता है टोकोफेरॉल, माफ़ कीजिएगा फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या बोलते हैं भाई, रेटिनॉल बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि भाई भारत में एंजल कर किससे संबंधित होता है। ध्यान समझिएगा, पहले एंजल कर की परिभाषा समझ लीजिएगा। देश में जब कोई व्यक्ति नया काम शुरू करता है उसको स्टार्टअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्टअप बोलते हैं। और स्टार्टअप जब कोई कंपनी अपना शुरू करता है तो अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए क्या करता है, फंड जुटाता है। इसके लिए पैसे देने वाली कंपनी या कोई संस्था जो शेयर जारी करते हैं, ये शेयर तय कीमत की तुलना में काफ़ी अधिक कीमत पर जारी किए जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब हमें मजबूरी है, हमको ज़रूरत है तो व्यक्ति मनचाहा कर हमसे वसूलता है। ठीक है, तो ऐसे शेयर बेचने से अतिरिक्त राशि की इनकम होती है। जहां हमको 3% का ब्याज लगता है वहां अगर 5% का ब्याज हमसे लिया जा रहा है तो 2% का एक्स्ट्रा, 2% का क्या होता है, एक्स्ट्रा चार्ज हमसे लिया जाता है। तो यही जो 2% है ना, इस पर जो टैक्स लगता है उसी को कहते हैं एंजल टैक्स। यानी एंजल टैक्स किससे संबंधित है भाई, स्टार्टअप से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्टार्टअप से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर के पार्ट से संपर्क करेंगे। इससे स्टार्टअप डे मनाया जाएगा अब से 16 जनवरी को। कब मनाया जाएगा भाई, 16 जनवरी को मोदी जी द्वारा अनाउंस किया गया है कि 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब ध्यान समझिएगा, राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तो कुल संख्या होती कितनी है, तो कुल संख्या होती है, अगर कुल संख्या की बात करें तो 250 होती है। कितनी होती है, 250 होती है कुल संख्या। अब अगर बात आपसे पूछ दें कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटों की संख्या कहाँ पर है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। कहाँ भाई, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटों की संख्या है। कितनी है भाई, 31 है। कितनी है, 31। सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में है, 80। सबसे ज्यादा विधानसभा की भी सीटें उत्तर प्रदेश में है, 403 हो जाएंगी, 403 हो जाएंगी। और सबसे ज्यादा विधान परिषद की भी सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं और उनकी संख्या हो जाती है 100। ध्यान समझिएगा, सबसे ज्यादा राज्यसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश में 31, लोकसभा में 80, विधानसभा में 403 और इसके बाद विधान परिषद में 100 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, प्रथम जो अभिनेत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित की गई थी वो थी नरगिस दत्त। कौन थी, नरगिस दत्त। हमारे फिल्म अभिनेत्री रह चुकी हैं हमारे देश की। तो नरगिस दत्त 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक का इनका कार्यकाल रहा था। किसका, नरगिस दत्त का। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसको, मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या विधि मंत्री को।
ध्यान समझिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहे हैं, न्यायाधीश, जनरल न्यायाधीश की भी बात कर रहे हैं, तो वह अपना जो त्यागपत्र होता है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अच्छा, बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपने कहा संविधान के 124वें अनुच्छेद में है। इस बात का जिक्र है कि भाई भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। अच्छा, ये 124 में है, तो 124(2) में ही इस बात का उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को सौंप सकता है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपसे प्रश्न ये पूछा था है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वह उस पद को संभालेगा। और पहली बार ऐसा हुआ था जब राष्ट्रपति का पद जो है किसी चीफ जस्टिस ने संभाला था, तो वो चीफ जस्टिस थे एम हिदायतुल्ला। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि पहली बार किसने राष्ट्रपति पद को संभाला था, किस मुख्य न्यायाधीश ने? तो आप कहेंगे एम हिदायतुल्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? ध्यान समझिएगा, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का होना अति आवश्यक है। 50 से अगर कम होते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव को लाया ही नहीं जा सकता, इसलिए कम से कम 50 सदस्यों का होना अति अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा में लोकसभा सदस्य होते हैं, उनकी लोकसभा सदस्यों की संख्या कुल मिला करके 543 वर्तमान में है, लेकिन टोटल होती है 550। कितना होता भाई? 552, माफ कीजिएगा, 552 लोकसभा की कुल संख्या होती है लोकसभा सदस्यों की। अब इन 552 लोकसभा सदस्यों का जो अध्यक्ष होता है उसको कहते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। और वो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो होता है, अगर उसको त्यागपत्र देना है तो उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। ध्यान समझिएगा। अभी जरा बताएं कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या कहाँ पे है? तो अभी बात की गई है भाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या है, और वो है कितना? 80। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? ओम बिरला। कौन है भाई? ओम बिरला इसमें लोकसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं। कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? अब ये तो लोकसभा अध्यक्ष की बात हो गई, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो आपने कहा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो थे PM संगमा, जो कि 1996 में बने थे। कब बने थे भाई? 1996 में लोकसभा अध्यक्ष बने थे PA संगमा, ये जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। अच्छा, जब जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष की बात कर दी गई प्रथम, तो आपने कहा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो आपने कहा प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे वो GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बात कर ली गई प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर, प्रथम जनजातीय PA संगमा, और प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन था भाई? 15वीं लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार, प्रथम जो है महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान समझिएगा, ओजोन परत क्या होता है? ओजोन परत क्या होता है कि हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में बटा हुआ है। 5 परतों का मतलब पहला मंडल होता है एक क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल, और आयन मंडल के ऊपर भी जो है वो है कौन सा मंडल? बहिर्मंडल बोलते हैं इसको, वायुमंडल बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर ही एक क्या पाया जाता है? समताप मंडल पाया जाता है। इसी समताप मंडल में एक ओजोन परत पाया जाता है। अब ओजोन परत का काम क्या होता है? ओजोन को O3 से डिनोट करते हैं, O3 से ओजोन को डिनोट करते हैं। अब ओजोन का काम क्या होता है? ओजोन का काम ये होता है कि सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं और ओजोन परत जो होता है उसको रिफ्लेक्ट करके रिटर्न भेज देता है। अगर रिटर्न ना भेजे तो क्या होगा? तो ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं ये त्वचा कैंसर का कारण बन जाती हैं। क्या बनती हैं? त्वचा कैंसर का कारण बन जाती हैं। तो त्वचा कैंसर न होने का प्रमुख श्रेय किसको जाता है भाई? ओजोन परत को जाता है। अब ध्यान समझिएगा, ओजोन परत संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है? ताकि ओजोन परत को बचाए रखा जाए। ओजोन परत
कहीं कहीं पे छिद्र होने की घटना सामने आई है, उसका कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जगह जगह पे ओजोन परत में हल्के हल्के होल हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है अल्ट्रावायलेट किरणों का आगमन पृथ्वी तक हो रहा है, जो कि अत्यंत घातक है। तो हमसे बात की जा रहा है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने कहा कब मनाया था भाई? 16 सितंबर को मनाया। कब मनाया है? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? मतलब सबसे ज्यादा आम की कौन सी आम की प्रजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा पाई जाती है दशहरी। क्या? दशहरी पाई जाती है। अगर बात कर देंगे ये कि उत्तर प्रदेश में आम का शहर किसको कहते हैं? तो आप कहते हैं लखनऊ का मलिहाबाद। क्या है भाई? लखनऊ का मलिहाबाद जो है, लखनऊ का मलिहाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा आम का जो है कि आम का पैदावार का शहर माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक क्या भाई? लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है। बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का या फिर रोहिलखंड का? तो कार्तिक जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर जो नृत्य किया जाता है उसे कार्तिक नृत्य कहते हैं। कार्तिक नृत्य कहाँ का भाई? बुंदेलखंड का है। वहाँ लोग कृष्ण और गोपी बन के नृत्य करते हैं, तो ये हो जाता है बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? ध्यान समझिएगा। उत्तर प्रदेश में उर्दू एकेडमी की शुरुआत की गई थी सन 1972 में। कब की गई थी भाई? सन 1972 में की गई थी उर्दू एकेडमी की शुरुआत। अब चूंकि भाषा का जिक्र हुआ है उर्दू का, तब ध्यान समझिएगा कि हमारे संविधान में भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आपने कहा भाषा का उल्लेख अनुसूची 8 में है। किस में है? अनुसूची 8 में है और अनुच्छेद 343 से 351 में है। अनुच्छेद 343 से 351 में है। अब 343 से 351 में जो किया गया है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब इन 22 भाषाओं में ध्यान रखिएगा, 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं है। क्या नहीं है? अंग्रेजी नहीं है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 343 से 351 तक के भाषा का उल्लेख किया गया है। और उर्दू एकेडमी की स्थापना कब की गई भाई? 1972 में की गई थी। कब की गई थी? 1972 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है। कहाँ से भाई? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है। और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पड़ता है भाई? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। उसी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। अच्छा, कर्नाटक की बात आ गई है तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु है और कर्नाटक का मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। कौन है? बसवराज बोम्मई। कर्नाटक का राज्यपाल जो है वो थावर चंद गहलोत हैं और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या है 28। कर्नाटक, ट्रिक से कनेक्ट करिएगा। कर्नाटक, जब नाटक कोई करता है तो लोग अट्टहास करते हैं। क्या करते हैं? अट्टहास करते हैं। तो अट्टहास से हो जाएगा 28। अच्छा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम क्या? बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई। अब इसका ट्रिक से कैसे कनेक्ट कर लेंगे? कर्नाटक का मतलब कर्नाटक। अगर बच्चा नाटक कर रहा है, पढ़ाई लिखाई सही से नहीं कर रहा है, तो पिताजी कहते हैं कर्नाटक, नाटक करोगे बम्बई भेज देंगे कमाने के लिए। तो बसवराज बोम्मई, वहीं जाके बसो। तो कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? बसवराज बोम्मई। राज्यपाल हो जाता है थावर चंद गहलोत। तो मतलब थावर का मतलब पावर। पावर जिसके पास होता है वही नाटक करता है भाई। पावर जिसके पास होता है वही नाटक करता है। तो कर्नाटक का राज्यपाल हो जाएंगे थावर चंद गहलोत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ध्यान समझिएगा, पश्चिम की ओर मुख्य 4 नदियां बहती हैं और उनको ट्रिक से कनेक्ट कर लीजिए। समानता। क्या? समानता। स से साबरमती, मा से माही, न से नर्मदा और ता से ताप्ती। तो समानता। तो आपने कहा 4 नदियां साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये चारों के चारों कहाँ पड़ती है भाई? बहती हैं भाई। आपने कहा ये चारों बहती भाई कहाँ? पश्चिम की ओर बहती हैं और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्या नहीं बनाती है भाई? डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो समानता, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये चारों नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। पश्चिम की ओर जाकर यानी अरब सागर में गिरती हैं, तो ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। चलिए, इसी के साथ हम लोगों ने आज की सीरीज के 20 प्रश्नों को भली भांति पूर्णतः हल कर लिए हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी के लिए अगले दिन मिलते हैं नए सीरीज में।
और आज डे 2 था, कल डे 3 होगा। तो इसी प्रकार से 500 प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज को हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं। तो लगातार वीडियो में बने रहें। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत।